अनअकैडमी लाया है आउटसाइड बैच क्रैश कोर्स ऑफ लाइफ साइंसेज फॉर CSIR नेट बैच नंबर 2, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका 13 अक्टूबर 2021 से, जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स जो हैं अनअकैडमी के CSIR UC नेट कैटेगरी के वो डिलीवर करेंगे कंसाइज लेक्चर्स ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एग्जाम। और इस बैच को लीड कर रही है नेहा तनेजा, दीपशिका गोस्वामी और चरणजीत कौर। अगर आप इस बैच के लिए एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप वहां पे जाके एनरोल कर सकते हैं। दूसरा आउटसाइड बैच ऑन मैथमेटिकल साइंसेज फॉर CSIR नेट, ये स्टार्ट हो रहा है आपका 12 अक्टूबर 2021 से, जहां पे जो टॉप एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के CSIR UC नेट कैटेगरी के वो भी कंसाइज लेक्चर्स देंगे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। इस बैच को लीड कर रही हैं डॉक्टर विनीता नेगी और रवि मित्तल। इसका भी लिंक जो है एनरोलमेंट का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थर्ड गेट एंड CSIR UC नेट कंप्रेहेंसिव बैच कोर्स ऑन केमिकल साइंसेस, ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 11 अक्टूबर 2021 से, जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स हैं जो अनअकैडमी के गेट कैटेगरी के और CSIR UC नेट कैटेगरी के, वो आपको देंगे कंसाइज लेक्चर्स ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन केमिकल साइंसेस। इस बैच को लीड कर रहे हैं मोटा राम और प्रियंका जैन। तो ये तीनों बैच के जो लिंक हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप उस पर क्लिक करके एनरोलमेंट के लिए जा सकते हैं। एडिशनली अगर आपका जो भी फाइनल प्राइसिंग होता है, अगर आप चाहते हैं कि उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिले, तो हमारा रेफरल कोड बॉटनी10 यूज़ करना मत भूलिएगा, जहां पे आपसे रेफरल कोड मांगता है। तो जो आपका इसके चार्जेस होंगे उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी लाया है मेगा ऑफर फॉर CSIR UC नेट, जहाँ पे आपको मिलता है 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री। ये ऑफर केवल वैलिड है प्लस सब्सक्रिप्शंस पे, और ये ऑफर वैलिड है केवल 13 अक्टूबर तक, तो जल्दी कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। राजस्थान का जो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, 2 पेपर हुए थे, उसके पार्ट फर्स्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। पार्ट सेकंड का पार्ट फर्स्ट हो चुका था, ये पार्ट सेकंड का पार्ट सेकंड है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। पहले पार्ट में हमने 20 तक के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट चाहे आप प्लांट में पढ़ेंगे चाहे एल्गी में आपको देखने को मिलता है, तो वहाँ पे क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिली प्रोटीन्स जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं। लेकिन जो लेग हीमोग्लोबिन है, ये जब आप नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन स्कैवेंजिंग का काम करता है जो मॉलिक्यूल, उसको हम लेग हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो यही है जो कि एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट क्लोरोप्लास्ट इज करेक्ट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं क्लोरोप्लास्ट के लिए, कौन से स्टेटमेंट पूछा है आपसे, करेक्ट है कौन से नहीं है। जैसे क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन्स आर इनकोडेड ओनली बाय क्लोरोप्लास्ट DNA, तो ऐसा नहीं है। क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, so half of the proteins are expressed by the chloroplast itself and half by nucleus, so ये वाला करेक्ट नहीं है। सेकंड पे आते हैं, क्लोरोप्लास्ट जीन एग्जिबिट मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनका मेंडेलियन पैटर्न जो होता है इनहेरिटेंस नहीं होता है, मैटरनल होता है यूजुअली। क्लोरोप्लास्ट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन रादर देन बाय डी नोवो सिंथेसिस। एंड द फोर्थ वन इज क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑटोनॉमस। मैंने आपको अभी बोला क्लोरोप्लास्ट एक सेमी ऑटोनॉमस है, तो फोर्थ वाला भी इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन फिर इस हिसाब से क्या होगा आपका थर्ड, क्लोरोप्लास्ट रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन एज यू नो रादर देन बाय डी नोवो सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स इज यूज्ड टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ द बाइंडिंग साइट ऑफ अ स्पेसिफिक प्रोटीन इन अ DNA सीक्वेंस। कह रहा है DNA सीक्वेंस में अगर आपको किसी भी प्रोटीन का बाइंडिंग साइट पता करना हो तो कौन सा टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं। तो DNA's फर्स्ट फुट प्रिंटिंग जो है ये टेक्निक, इसका हम यूज़ करते हैं। ये एक इन विट्रो मेथड है जहाँ पे हम जो स्पेसिफिक साइट्स होते हैं DNA बाइंडिंग प्रोटीन का, उसका हम पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट पासेस थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ DNA मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट द वेवलेंथ ऑफ अबाउट। सभी चीज़ें जो हैं हम क्लोरोफिल A, B, C जो भी है, हर कैरोटेनॉइड्स, सभी चीज़ें जो है हम उनका देखते हैं वो उनका एब्जॉर्प्शन किस पे होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किस पे होता है। RNA का, DNA का भी ऐसा निकलता है, और DNA का जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है वो 260 नैनोमीटर पे होता है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है आपका, थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, अ शटल वेक्टर। ये शटल वेक्टर क्या होते हैं, तो देखिए शटल वेक्टर वो वैसे वेक्टर होते हैं जहाँ पे 2 डिफरेंट होस्ट में एक्सप्रेस करने की उनमें क्षमता होती है। तो वो इस हिसाब से चौथा ऑप्शन इसका सही होगा कि शटल वेक्टर्स आर अ वेक्टर कैपेबल ऑफ रेप्लिकेटिंग इन 2 डिफरेंट होस्ट। मान लीजिए जैसे E. coli है
और मान लीजिए आप किसी और यूकैरियोटिक सेल में मान लीजिए ईस्ट में है, तो आप ऐसे वेक्टर का डिज़ाइन करते हैं तो दोनों के दोनों होस्ट में रेप्लिकेट करने की क्षमता रखते हो, तो ऐसे वेक्टर्स को हम शटल वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें दो डिफरेंट होता है दोनों में ताकि वो काम कर सके। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम। तो देखिए हर ऑर्गेनेल का अगर उसमें यूनिक कुछ एंजाइम्स होते हैं तो उनको उस ऑर्गेनेल का मार्कर एंजाइम बोला जाता है। तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रियल आप देखेंगे जो यहाँ पे मार्कर एंजाइम है वो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज माइटोकॉन्ड्रिया में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन डज नॉट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स ड्यूरिंग फ्लडिंग एंड सॉइल कॉम्पैक्शन। कह रहा है इसमें से कौन सा फिनोमिना नहीं होता है जब फ्लडिंग होता है और सॉइल कम्पैक्शन होता है। तो ये सॉइल कम्पैक्शन की वजह से फ्लडिंग होता है, ठीक, और उस समय कह रहा है कौन सा प्रोसेस इसमें से नहीं होता है। तो जब फ्लडिंग और सॉइल कॉम्पैक्शन होता है तो वहाँ पे रेस्पिरेशन रिड्यूस होता है, फर्मेंटेटिव मेटाबॉलिज्म होता है, उससे आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज का भी प्रोडक्शन होता है। साथ ही साथ फ्लडिंग और सॉइल कॉम्पैक्शन की वजह से स्टोमेटा क्लोजर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, और यही ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 पे हम आते हैं, which one of the following method is used of when probability of occurrence of rare event is very small. So according to the definition we use Poisson distribution when probability of occurrence of rare events is very small. Question number 29 पे आते हैं, which one of the following enzyme is not a part of ROS स्कैवेंजिंग प्रोसेस। तो मतलब वही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज के स्कैवेंजिंग प्रोसेस में कौन सा एंजाइम इनमें से नहीं काम करता है। तो आप देखेंगे जो आपके रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जनरेट होते हैं उसको स्कैवेंज करने के लिए सुपर एक्साइड डिसम्यूटेज है आपके बॉडी में, कैटालेज है, एस्कॉर्बेट पेरोक्साइड है, पर जो हेलिकेज है ये आपको पता होना चाहिए, ये डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे काम करता है। तो ये इसका आरओएस स्कैवेंजिंग प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट टेक्निक इन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी बिकॉज, कह रहा है जो क्लोरोप्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन का टेक्निक है ये इंपॉर्टेंट है बायोटेक्नोलॉजी में, क्यों, इसका रीजन पूछा है। सो यहाँ पे कह रहा है एक्सप्रेस प्रोटीन्स आर प्रोसेस प्रॉपरली, वेरी लार्ज ट्रांसजीन कॉपी नंबर में बी ऑब्टेन, transmission of plastids through pollen is high, integration of a transgene is unpredictable and random। तो देखिए जो हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का ट्रांसफॉर्मेशन है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्लास्टिड ट्रांसफॉर्मेशन क्यों प्रेफर करते हैं, तो यहाँ पे कुछ खासियत है इनका, जैसे यहाँ पे हाई लेवल्स ऑफ ट्रांसजीन एक्सप्रेशन एंड प्रोटीन एक्यूमुलेशन, पॉसिबिलिटी ऑफ को एक्सप्रेसिंग सेवरल ट्रांसजीन इन ओपरेंस, प्रिसाइज ट्रांसजीन इंटीग्रेशन बाय होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन गलत है, यहाँ पे दिया है इंटीग्रेशन ऑफ अ ट्रांसजीन इज अनप्रेडिक्टेबल, यहाँ पे प्रिसाइज होता है। थर्ड वाला ऑप्शन जो है प्लास्टिड टू पॉलिन ग्रेन इज हाई, पॉलिन ग्रेन से प्लास्टिड का ट्रांसमिशन हाई नहीं होता है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। दूसरे पे वेरी लार्ज ट्रांसजीन कॉपी नंबर में भी ऑप्टेन, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही है 30 का सेकंड वाला, कि हमें ट्रांसजीन कॉपी जो है बहुत लार्ज नंबर में मिलती है, इसकी वजह से नहीं है कि एक्सप्रेस प्रोटीन्स आर प्रोसेस प्रॉपरली। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं, ड्यूरिंग डे टाइम क्या मतलब क्रस्टलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जो प्लांट शो करते हैं, तो कह रहा है जो प्रोक्योर करता है CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस फ्रॉम। देखिए नाइट के टाइम पे क्या होता है कि क्रस्टलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म में कि CO2 को हम स्टोर करके रखते हैं मैलिक एसिड के फॉर्म में वैक्यूल्स में रात के समय में, और दिन के समय में यही मैलेट को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं क्लोरोप्लास्ट में, जहाँ पे एक फिर से कन्वर्ट किया जाता है CO2 में, और फिर इसको हम फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं। तो ये कैसा होता है, एज अ मैलेट या मैलिक एसिड के फॉर्म में यूज़ होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, मिरर इमेज्ड एबनॉर्मल क्रोमोसोम कंसिस्टिंग ऑफ 2 कॉपीज ऑफ आइदर अ शॉर्ट आर्म और अ लॉन्ग आर्म इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। तो यहाँ पे देखिए सेक्स क्रोमोसोम तो अलग है, स्लाविक ग्रैंड क्रोमोसोम अलग है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम एक्चुअली यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होता है, और ट्रांसलोकेशन जो होता है आप देंगे क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 22 में होता है, जहाँ पे एक दूसरे के फ्रैगमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं, पर उनको हम यहाँ पे ये मिरर इमेज नहीं बोलेंगे। मिरर इमेज कब बोलते हैं, हम आइसोक्रोमोसोम्स को बोलते हैं। आइसोक्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये मिरर इमेज होते हैं, एबनॉर्मल क्रोमोसोम होते हैं, जहाँ पे जो 2 कॉपीज होते हैं शॉर्ट आर्म के या लॉन्ग आर्म पे, ये क्या होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। ठीक, ये
हमें एक्स क्रोमोसोम के लिए ऑब्जर्व किया गया है, तो इन्हें आइसोक्रोमोसोम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, जीन्स दैट एग्जिबिट क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। ये जो क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस करते हैं जीन्स, ऐसे जीन्स क्या होते हैं, सेक्स लिंक जीन्स होते हैं। दैट मीन्स ऐसे जीन्स जो सेक्स लिंक होते हैं वो मदर से किस में जाते हैं, सन में, और फादर से डॉटर में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कैन एक्ट एज लिविंग बायोरिएक्टर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, दिस इज नोन एज। देखिए अगर ट्रांसजेनिक प्लांट है मतलब ऐसे प्लांट जिनमें किसी हम कोई भी डिजायर्ड जीन डाला है और वो लिविंग बायोरिएक्टर की तरीके से यूज होते हैं। बायोरिएक्टर से एक होते हैं, जैसे मान लीजिए स्टील का कैन में तो ये बायोरिएक्टर है बड़ा सा, तो वो लिविंग नहीं है, वो तो नॉन लिविंग बायोरिएक्टर हुआ। ये ट्रांसजेनिक प्लांट लिविंग बायोरिएक्टर मतलब हम सीधे यहाँ पे प्लांट्स के बारे में बात करें, मतलब आप उनमें जीन भी ट्रांसफर कराइए, साथ में आप फील्ड में उन्हें ग्रो भी कराइए, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मिंग के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, इन एक्वस सॉल्यूशन द एक्रिडीन मॉलिक्यूल्स बाइंड टू डीएनए इंसर्शन बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। देखिए बात करें चाहे एक्रिडीन मॉलिक्यूल्स का, चाहे और कुछ डाई हो, अगर वो डीएनए के बेसिस के बीच में कोई भी चीज़ वो करती है, एक्चुअली इसको इंटरकैलेशन ही बोलते हैं, इंटरकैलेट करना इसे बोलते हैं इस प्रोसेस को। अगर वो जो बेस पेयर्स के बीच में खुद को इंसर्ट करता है तो दिस प्रोसेस कॉल्ड एज इंटरकैलेशन। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एपिसोम। एपिसोम क्या होते हैं, एपिसोम जो होते हैं आप एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे इंसर्शन सीक्वेंसेस हो गए, ट्रांसपोजान्स हो गए, वायरसेस हो गए, ये सब क्या है एपिसोम के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है, वायरल का जीनोम जाके होस्ट के क्रोमोसोम से अटैच होता है। आईएस एलिमेंट्स तो हो ही गए, 6 फैक्टर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, एपिसोम के एग्जाम्पल है। कि सिग्मा फैक्टर क्या है, ये ट्रांसलेशन से रिलेटेड रिलेशन है इसका, और ये एपिसोम नहीं है, पूछा है आपसे। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, which one of the following banding pattern allows precise identification of different chromosome pairs and structural chromosome rearrangement। तो यहाँ पे 4 टाइप के आपके जो बैंडिंग है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे जी बैंडिंग हो गया, सी बैंडिंग हो गया, क्यू बैंडिंग हो गया और आर बैंडिंग हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना हो डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर्स का और साथ ही साथ में स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट का, तो ये चीज़ आती है आपकी आर बैंडिंग में। आर बैंडिंग जो होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स को स्टेन करता है और डिटरमिन करने में ये हमें हेल्प करता है अगर क्रोमोसोम में डिलीशन एक्सेट्रा हुआ हो तो आर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं, द पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इन हिस्टोन्स आर। देखिए हिस्टोन मॉलिक्यूल में पॉजिटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स होते हैं एंड दे आर रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन, तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन्स इज रिलेटेड टू इंसेक्ट एंड डिजीज रेजिस्टेंट इन प्लांट। देखिए इंसेक्ट और डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट के लिए जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, सैलिसिलिक एसिड होता है, जैस्मिनोइक एसिड होता है और एथाइलिन भी होता है, तो यहाँ पे जैस्मिनोइड्स दिया है, तो जैस्मिनोइड्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग। देखिए एम्ब्रियो रेस्क्यू का करने का क्या मतलब है, एक होता है आपका प्री जायगोटिक बैरियर होता है, एक पोस्ट जायगोटिक बैरियर। मतलब अगर एम्ब्रियो तक कहानी आ रही है मतलब वहाँ पे प्री जायगोटिक जो बैरियर्स है वो नहीं है, उसके बाद प्रॉब्लम होती है तो मतलब पोस्ट जायगोटिक आपका बैरियर है, तो यही इसी स्टेज पे हमें एम्ब्रियो रेस्क्यू करना होता है। और ये कब करना होता है, जब हम अगर इंटर स्पेसिफिक या इंटर जेनेरिक हाइब्रिड्स बनाना चाहते हैं, तो उसमें मान लीजिए फर्टिलाइजेशन तो आपका सक्सेसफुली हो गया, लेकिन एम्ब्रियो जब बनता है फिर उसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से एम्ब्रियो आगे चल के वो फिर सीड जो बनाता है वो ग्रो नहीं करता है, ठीक। तो एम्ब्रियो रेस्क्यू करने के लिए ये जो टेक्निक्स है एम्ब्रियो रेस्क्यू का, हम प्लांट टिश्यू कल्चर में एम्ब्रियो रेस्क्यू करते हैं, उसका ग्रोथ करा के खुद से इन विट्रो कंडीशन में, और ये जो है इंटरस्पेसिफिक या इंटरजेनरिक हाइब्रिड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 40 तक, ये था आपका सेकंड पार्ट। बाकी के जो बचे क्वेश्चंस हैं उसको मैं अगले क्लास में कराऊंगा। देखते रहिए आप अपना चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।